Friends, after a long time, I have come with a chapter. You are watching Uddan Educa, and I am Sumit sir. Today's chapter is Song of Myself. आज हम लोग Song of Myself पर बात करेंगे. बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश की जो 12th में हम लोग पढ़ते हैं, रेनबो पार्ट 2, उसके पोइट्री सेक्शन से ये दूसरी कविता है. दिस इज द सेकेंड पोएम ऑफ योर बुक. राइटर हैं, पोएट हैं वाल्ट व्हिटमैन. तो हम इसके एक्सप्लेनेशन को आगे देखते हैं. अबाउट पोएट, सबसे पहले हम लोग पोएट की बात करेंगे. कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट. वाल्ट व्हिटमैन 1819 to 1892, the people's poet, is perhaps the most individualistic literary figure that America had ever produced. Means वाल्ट व्हिटमैन जो हैं, उनका जन्म 1819 में हुआ है, उनकी मृत्यु 1892 में हो गई है, क्लियर है. और इनको पीपुल्स पोएट कहा गया है. पीपुल्स पोएट मीन्स जन कवि, जिसे लोग पसंद करते हैं, लोगों की जो बात करते हैं, तो इनको पीपुल्स पोएट कहा गया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced. ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे. और अमेरिका में जितने भी अच्छे अच्छे पोएट हुए हैं, उनमें इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर की अगर बात करेंगे तो ये प्रमुख नाम हैं, शायद सबसे अच्छे हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट हैं वहाँ के. और एमिली डिकिंसन के साथ इनका नाम हम ले सकते हैं अमेरिकन लिटरेचर से, स्पेशली पोइट्री में. सेकेंड है पॉइंट, ही बिगैन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे. ही ऑल्सो वर्क एज प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर. तो इन्होंने अपना जो काम शुरू किया तो 12th बर्थडे तक, मतलब 12 साल की उम्र तक, 12 साल से पहले ये एक बढ़ई के रूप में काम करते थे. बिकॉज इनके पिताजी जो थे वो भी कारपेंटर थे, तो ये भी कारपेंटर का काम करते थे अपने 12 साल की उम्र तक. और उसके अलावा इन्होंने प्रिंटर का काम किया, टीचर का काम किया, एडिटर का काम किया. मीन्स ए लॉट ऑफ वर्क्स, बहुत सारे कामों को इन्होंने किया. और पोइट तो ये थे ही. आगे देखते हैं. ही वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग सिविल वॉर. तो अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ था तब ये वॉलंटियर नर्स, वॉलंटियर मीन्स वर्किंग विदाउट पेमेंट, मतलब बिना किसी पैसे को लिए हुए, बिना पैसे के हम अगर किसी चीज़ में काम करते उसे वॉलंटियर कहा जाता है. तो इन्होंने सिविल वॉर के दौरान बिना पैसे के वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया, लोगों की सेवा की. नेक्स्ट पॉइंट, व्हिटमैन्स पोएट्री, all of which is collected in Leaves of Grass, is known for its free rhythm and lack of rhymes. Very important point. Whitman's poetry, व्हिटमैन की जो कविताएं हैं, उनकी जो पोएम की हम लोग बात करेंगे तो उसमें सबसे मेन बात क्या है, सबसे प्रमुख बातें ये हैं कि हम एक बुक की बात करेंगे. द नेम ऑफ बुक लीव्स ऑफ ग्रास. लीव्स ऑफ ग्रास काफ़ी फेमस पोइट्री इनकी एक कलेक्शन है. और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या जानना चाहिए कि पोइट्री हम लोग अगर हम बहुत ही ऊपर बात करें तो दो तरह से बांटते हैं, वर्स में और फ्री वर्स. तो इनकी जो कविताएं हैं इसमें वो फ्री वर्स में है, रिदम और राइम नहीं है. मतलब राइमिंग होता है ना लास्ट में, अगर हम लोग बोलते हैं तो एक लय जिसे बोलते हैं, उसमें नहीं है. इनकी जो कविताएं हैं वो न्यू पोइट्री है, वो फ्री वर्स की पोइट्री है, और इसके लिए इन्हें जाना जाता है, जो कि लीव्स ऑफ ग्रास में कलेक्टेड है. व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855, बट आफ्टर मैनी एडिशंस ही फाइनली गॉट अ पब्लिशर. शुरुआती समय में जब इन्होंने अपना किताब लीव्स ऑफ ग्रास लाया तब उनको कोई पब्लिशर नहीं मिला, और इन्होंने अपने पैसे से 1855 में उस बुक को पब्लिश कराया.
और बहुत सारे उसके एडिशंस आए, नए नए एडिशन आते गए और फाइनली उनको अंतिम एक पब्लिशर मिला। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक थोड़ा सा अजीब बात है कि एक पोएट है, उनको पब्लिशर नहीं मिलता है और बहुत सारे एडिशन के बाद उनको कोई पब्लिशर मिल पाता है। देयर इज अ पॉइंट, इनकी जो फर्स्ट बार ये बुक आया था जब 1855 में इन्होंने अपने पैसे से इस बुक को लाया, तो वहाँ पे उस पोएट्री के कलेक्शन में सिर्फ 12 कविताएं थी, 12 कविताओं को ही उसमें रखा गया था। लेकिन इनका जो लास्ट कलेक्शन था शायद परहैप्स श्योरली 1892 में, उसमें जो पोएट्री थी वो कुल मिलाकर के 400 पोएम्स उसमें कलेक्ट किया गया था। मतलब 12 कविताओं से शुरू किया गया और उसको नए एडिशन के साथ साथ कविताओं को जोड़ते गए और लास्ट एडिशन में 400 कविताएं थी। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, translations of this collection were enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America. तो इनकी जो किताबों की बात की जाए तो लिप्स ऑफ ग्रास काफ़ी फेमस हुआ अमेरिका से बाहर भी, उसको ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद करके अलग अलग कंट्री में काफ़ी फेमस हुआ और स्पेशली यूरोप में इनके किताबों को काफ़ी हाथों हाथ लिया गया और खूब पढ़ा गया, खूब वहाँ पे इनको अप्रिसिएट किया गया। लेकिन अपने देश में, अपने अमेरिका में जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, जहाँ रह के उन्होंने पूरा जीवन जो लिटरेचर में लगे रहे, पोएम को लिखा और वहाँ पे इनको बहुत कुछ खास अप्रिसिएशन नहीं मिल पाया, लोगों ने कुछ खास सम्मान इनको नहीं दिया। आफ्टर हिज डेथ he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism. मतलब कि जब इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद इनके कविताओं को अप्रिसिएशन मिला, प्रशंसा मिला और जिसके वो हकदार थे उनके मरने के बाद मिला और तब अमेरिका में इनकी जो इनोवेटिव राइटिंग थे उसको वहाँ के लोगों ने जाना और सीरियसली लिया और लोगों ने बातें की और फिर जाकर के तो अब हम लोग अमेरिकन लिटरेचर की बात करते हैं तो इनके बिना वो अधूरा ही रहता है, एक ब्लैंक सा रह जाता है। और लास्ट पॉइंट, इनकी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क की बात किया जाए तो सम इम्पोर्टेंट वर्क्स, there are 2 books, Leaves of Grass. The book is published in 1855 and second one is Drum Taps. It was published in 1866. तो ये सब हम लोगों ने अबाउट पोएट बात किया, हम लोगों ने कवि के बारे में जाना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड पोएट इज़ वाल्ट व्हिटमैन। आगे आते हैं, सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपके बुक में डार्क वर्ड लिखे हुए हैं उसका कुछ मैं मीनिंग बता रहा हूँ। फर्स्ट, सेलिब्रेट मीन्स हैव अ गुड टाइम, रिजॉइस मीन्स जश्न मनाना। सेकेंड वन इज एज्यूम मीन्स मान लेना, सपोज। थर्ड इज लोफ, यहाँ पे ध्यान देना है, LOAFE, इट इज old word and now it is written as LOAF और इसका मीनिंग होता है लोफ मतलब इधर उधर भटकना, जिसको हम लोग कहते हैं वांडर। नेक्स्ट वर्ड इज लीन, LEAN मीन्स टेक सपोर्ट, रेस्ट मतलब आराम करना। स्पीयर मीन्स स्पाइक, भाला जिसको कह सकते हैं या कोई नुकीली चीज़ भाले जैसा, उसको स्पीयर कहेंगे। नेक्स्ट वन इज क्रीड्स। क्रीड मतलब होता है धार्मिक मान्यता, पंथ, धर्म इत्यादि। सो क्रीड्स मतलब रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक मान्यता। नेक्स्ट वन इज स्कूल। स्कूल मतलब हम लोग जानते हैं स्कूल विद्यालय, बट इस पोएम में जो इसका मीनिंग लिया गया है वो सिस्टम ऑफ थाट्स, विचारों का जो एक कलेक्शन है, एक तंत्र है, दैट इज स्कूल्स। इन एबियंस मीन्स ठहराव, मीन्स रेस्ट, कोई चीज़ में सस्पेंड होना, सस्पेंडेड। इन एबियंस मतलब ठहराव। नेक्स्ट वन इज सफिस्ट। सफिस्ट मतलब पर्याप्त, मतलब टू बी एनफ, प्लेंटी। हार्बर
हार्बर मतलब पोर्ट होता है, बंदरगाह, जहाँ पे जहाज़ों को लगाया जाता है। बट आपके पोएम में इसका ये मीनिंग नहीं है। पोएम में बिलीफ के अर्थ में आया है, मतलब मन में विचार करना। और लास्ट वर्ड इज हैजार्ड। हैजार्ड मतलब डेंजर, खतरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके बुक, आपके पोएम में लिए गए हैं, और पोएम से कुछ वर्ड्स को लिया मैंने। आगे आते हैं, डायरेक्ट हम लोग पोएम की बात करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कुछ मीनिंग इसका जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसमें पोएट। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद का उत्सव मनाता हूँ, मैं खुद जश्न मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद को ही गाता हूँ, मतलब मैं खुद को खुद के लिए जश्न खुद से मनाता हूँ, खुद को गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जैसा मैं मानता हूँ आप भी मानते होंगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि हमारे जैसे मेरे शरीर के एक एक एटम, एक एक कण, एक एक अणु परमाणु, बिलोंगिंग टू मी, उसी तरह जैसे कि हमारे शरीर के एक एक एटम हैं, एक एक कण है, उसी तरह के आप में भी हैं। और इसलिए जैसा मैं मानता हूँ वैसा आप भी मानते होंगे। हम लोग कह सकते हैं कि इस स्टेंजा में पोइट जो हैं वो आई मतलब मैं, आई वर्ड को जो यूज़ किया है वो खुद के लिए है और साथ ही साथ पूरे यूनिवर्स के लिए है, मतलब ऑल मैनकाइंड, सब की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं खुद को गाता हूँ, खुद के लिए जश्न मनाता हूँ, तो आपको भी मनाना चाहिए, क्योंकि आप और हम एक ही तरह के एटम से मिलके बने हुए हैं, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। आगे देखते हैं। I loaf and invite my soul, I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass, my tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air. मतलब I loaf and invite my soul, मैं यहाँ वहाँ भटकता हूँ और अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, खुद को बुलाता हूँ। I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. मैं आराम करता हूँ, कभी आराम करता हूँ और कभी भटकता हूँ, यहाँ वहाँ घूमता हूँ और ध्यान से देखता हूँ ग्रीष्म ऋतु में उगे हुए जो घास हैं, समर ग्रास, उसके स्पीयर को। आप घास के पत्तों को देखिएगा, ऊपर से स्पाइक की तरह होता है, तो उसको उन्होंने स्पीयर वर्ड से उसी को दिखा रहे हैं। मतलब मैं घूमता हूँ, यहाँ वहाँ जाता हूँ, कभी रुकता हूँ, कभी घूमता हूँ और समर ग्रास के स्पीयर को देखता हूँ। माई टंग, every atom of my blood, formed from the soil, this air. मेरी जीभ, मेरे शरीर का, मेरे ब्लड का, मेरे रक्त का एक एक कतरा, every atom of my blood, formed from this soil, इसी मिट्टी से मिलके बना है। कहाँ की मिट्टी से? अमेरिका की मिट्टी से। अपने नेशन की बात कर रहे हैं, अपने नेटिव की बात कर रहे हैं, मदरलैंड अमेरिका, तो वहाँ की मिट्टी से मिलके बना है। दिस एयर, वहाँ की हवाओं से मिलके बना है। born here of parents, born here from parents the same and their parents the same. तो कहना चाहते हैं कि यहाँ पे उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता का भी जन्म यहीं पे हुआ, उनके माता पिता का भी जन्म यहीं पे हुआ, मतलब खुद का, खुद के माता पिता, उनके दादा दादी, मतलब सभी का जन्म उसी मिट्टी पे हुआ है, उसी हवा में, उसी मिट्टी में, उसी एटमॉस्फेयर में। इस तरह से वो, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, केयरफुली अगर आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि पोएट आई, मैं की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं के साथ साथ वो सब की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स, एक एक मानवता की बात कर रहे हैं। आई नाउ 37 years old, in perfect health begin, hoping to seize not till death. मैं अब 37 साल का हूँ और एक परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मतलब कि मेरे स्वास्थ्य भी अच्छे कंडीशन में है मेरा, और ऐसा है कि मैं खुद को जश्न मना सकूं, गा सकूं, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि मरते वक्त तक मेरा जो हेल्थ है वो मेरे साथ रहेगा और हमें जो है सो इसी तरह से मैं उत्सव मनाते रहूँगा, खुद को गाते रहूँगा।
तो ऐसा कवि कहते हैं इस पैराग्राफ में। आगे आते हैं, क्रीड्स एंड स्कूल, यहाँ से थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये जो स्टेंजा है सो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। यहाँ से बात उनको थोड़ा सा आइडियोलॉजी कुछ आपको देखना पड़ेगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस retiring back a while sufficed at what they are but never forgotten. तो creeds and schools is in abeyance, मतलब धार्मिक मान्यता जो है और जो भी धर्म की मान्यताएं हैं, विचारों का ठहराव है, retiring back a while at what they are but never forgotten, ये सब काफ़ी हैं, ये सब इतने काफ़ी हैं कि इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। मतलब कि हमें खुद में लगे रहना चाहिए। अपने आप का मैं जश्न मनाता हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पे गलत बातें भी हमारी सोसाइटी में है कि धर्म पे बहुत सारी बातें होती हैं, मान्यताओं के कारण से लोग लड़ते हैं। तो अपने अपने बिलीफ के कारण से जो लड़ते हैं वो है और उसे भुलाया नहीं जा सकता है। धर्म और मान्यताओं का जो ठहराव है वो काफ़ी है इस चीज़ के लिए कि वो उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों में विश्वास करता हूँ, दोनों चीज़ों के बारे में विचार करता हूँ। अच्छे को भी सोचता हूँ, बुरे को भी सोचता हूँ। एंड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैज़ार्ड नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। मतलब मैं अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों पे विचार करता हूँ और हर एक खतरों के बारे में बोलता हूँ, और इसमें मैं ज़रा भी झिझकता नहीं और कॉन्फिडेंसली वो हर एक खतरों के बारे में, वो अच्छे हो या बुरे हो, दोनों पे विचार करके और जो खतरा इनको दिखता है उस पर बोलते हैं। और इसमें जो नेचर की ओरिजिनल एनर्जी है उनका साथ देती है। तो ये पोएम था। और मतलब इस पोएम पूरा पढ़ने के बाद हम एक बार अगर बात करें तो ये किस चीज़ के बारे में है? ये मैनकाइंड की पोइट्री है, ये लाइफ की पोइट्री है। पोइट कहना चाहते हैं कि हमें अपने आप में डूबे रहना चाहिए और अपने आप का जश्न मनाना चाहिए, अपने आप को गाना चाहिए। और ये जो बहुत भटकाव है, ठहराव है जीवन में, धार्मिक या वैचारिक कुछ भी, उस पर नहीं उलझना चाहिए। लेकिन जब वो खुद के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे खुद का मतलब उनको पूरे मैनकाइंड की बात करते हैं, तो वो सबके लिए बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप भी मेरी तरह ही बने हुए हैं, आप भी उसी मिट्टी से जन्म लिए हैं, वही एयर में रहे हैं जैसा कि मैं हूँ, इसलिए जो मैं मानता हूँ आप भी मानते होंगे। तो फाइनली वो यहाँ तक आते हैं कि मैं अच्छे बुरे सभी चीज़ों को विचार करूँगा, खुद को गाऊँगा, खुद को जश्न मनाऊँगा, और जब भी मुझे गलत कुछ लगेगा वहाँ पे मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं बोलूँगा। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैज़ार्ड, ये लास्ट में लाइन थी। तो हमने बात किया इस पोएम पे। काफ़ी समय के बाद मैं आया हूँ किसी वीडियो के साथ, तो आप लोग जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन को प्रेस, ये सब आप कर सकते हैं। इट इज़ फॉर्मेलिटी, फॉर्मल चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं आप चाहें तो। अगले वीडियो को देखने के लिए मैं अब लगातार आप लोगों को लेसन कराऊंगा, सो बने रहें आप। थैंक यू।